आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहु व रहमतुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे जी यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है। बड़ा फेमस का मतलब होता है मशहूर, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बच्चों के नज़दीक इम्पोर्टेंट होता है। आप समझ गए हो ना? नहीं समझे? कि आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई बंदा पूछ ले तो आइसोटोप्स के यूजेस ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मज़ेदार क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में। राइट डाउन द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सो ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये आपको अजबर होना चाहिए। इस चैप्टर में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आपको नील बोर की थ्योरी, रदरफोर्ड की थ्योरी याद आ रही है नहीं आ रही? फिर एक ये क्वेश्चन बन सकता है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के यूजेस वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं जी। तो स्टेबल एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैव मेनी एप्लीकेशंस। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो स्टेबल हो, और दूसरी बात क्या हो, रेडियोएक्टिव हो। मतलब उनसे या तो अल्फा रेज निकले या बीटा रेज निकले या गामा रेडिएशन निकले। समझ आ गया? तो वो आइसोटोप्स जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं हैव मेनी एप्लीकेशंस। उनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत सारे इत्तलाक हैं इन साइंस, जिसमें साइंस में, एंड मेडिसिन, और किसमें, तिब, तबीब, हकीम को कहते हैं ना, हिकमत में, इलाज में, इलाज मुआवजे में। ठीक है जी। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। तो आपने ये करना कि फॉलोइंग आर द यूज ऑफ आइसोटोप्स। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहला आयोडीन 131। बेटा आइसोटोप का नाम जब भी लिखा जाएगा, जैसे आयोडीन का आइसोटोप है ना, तो ये 131 से क्या मुराद है? ये बताएं, आयोडीन 131 से क्या मुराद है? अब मैं बताऊं, इसको याद रखना। आयोडीन का वो एटम या वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 131, ये उसका एटॉमिक नंबर है। ये 131 बेटा क्या उनका मैस नंबर है। तो ये आयोडीन का वो आइसोटोप है जिसका मैस नंबर कितना, 131। ये रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 इज यूज्ड एज ट्रेसर। इसको बतौर खोजी के इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, ट्रेसर से क्या मुराद है। बाग और से सुनो। लाहौर का शालीमार बाग आपको पता है? शालीमार बाग में एक फव्वारों का सिस्टम है। अब वो फव्वारों का जो सिस्टम था वो खराब हो गया। ठीक है ना? नहीं चलते थे फव्वारे। आप चलते हैं? हाँ, नहीं चलते हैं। आप उन्होंने ठीक कर दिया। शालीमार बाग के जो फव्वारे हैं आपके एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट ने ठीक कर दिया। अब वो कैसे ठीक किया बेटा? उनकी जो पाइप्स है जमीन के अंदर पिछड़ गए नीचे। अब जमीन के अंदर कहीं कहीं से वो पाइप्स क्या हो गए, लीक हो गए। जब पाइप्स लीक हो जाएंगे तो फव्वारे में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। अब एक तो ये था कि वो सारी जमीन खोदी जाए, समझ आने, और पता नहीं कहाँ कहाँ पाइप पड़े हुए हैं, बादशाहों के वक्त के पाइप पड़े हुए। अब पता नहीं कैसे। तो फिर उन्होंने क्या किया? मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? जैसे आप लोग गूगल मैप के ऊपर किसी बंदे को ट्रेस कर लेते हो। गूगल मैप के ऊपर ना किसी दूसरे बंदे को आपने ट्रेस करना हो तो वो रेड कलर का एक वो आपको शो हो रहा है, बंदा भी यहाँ पे है। जैसे कभी कभी आपने ये चेक किया होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा कि वो दूसरे बंदे के जिस्म में एक माइक्रोचिप डाल देते हैं, ऐसा ही है, और फिर उसको जहां वो ढूंढ लेते हैं। आजकल आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है। ठीक है, दुनिया में जहां मर्जी बंदा हो उसको ढूंढ निकालेंगे। कैसे ढूंढ निकालेंगे? क्योंकि वो जो चिप है वो सिग्नल देती है और मैप पे बताती है कि बंदा किस जगह कहां छुपा हो। इसी तरह ये ट्रेसर है
देखिए आपको पता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनसे क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। क्या निकलती है? अब क्या किया गया, चले मैं अब एक स्लाइड ऐड कर लूं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। पाइप्स बिछे हुए हैं जी नीचे, पानी के पाइप्स बिछे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जहां से पानी अंदर जाता था ना पाइपों में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो थे वो अंदर डाल दिए। अब उनसे क्या निकलती है, रेडिएशंस, शुआएं निकलती हैं, और वो शुआएं जमीन से बाहर भी आ जाती हैं। अब उन्होंने इन पाइपों के अंदर डाल दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीकेज है, यहाँ से पानी आगे नहीं जा रहा, ब्लॉकेज है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ से आइसोटोप्स मूव करेगा ऊपर। उन्होंने कभी देखा बम ढूंढने के लिए, जैसे आप किसी मॉल पर जाते हैं तो वो एक इतनी लंबी सी एक डिवाइस होती है, उसको आपकी बॉडी के साथ, उसे कहते हैं मेटल डिटेक्टर। वो आपकी बॉडी के साथ टच करते हैं तो जहां आपको मेटल का पीस मिलेगा वो टू करना शुरू कर देगा, ऐसा ही है। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या लगाया था, ट्रेसर। वो ट्रेसर से चेक करते हैं जहां से रेडिएशन निकल रही है ना, यहां से जैसे से वो मूव करता जाएगा रेडिएशन निकालता जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ऊपर से चेक करते जाएंगे, यहाँ आए, यहां तक तो रेडिएशन निकल रही होती है आइसोटोप्स के अंदर से, मटेरियल यहाँ बढ़ा हुआ, समझ आया? अब आगे ब्लॉकेज देना, इससे आगे पानी नहीं जा रहा, जैसे यहाँ पहुंचते रेडिएशन लाना बंद हो जाती है। वो यहाँ से खोदते हैं, खोद के पता होता है यहाँ पे पाइप, वो पाइप को खोलते हैं, उसको टांका लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं। समझ आया नहीं यार? तो ये ट्रेसर ने क्या किया, आपको वो जो होल वाली जगह थी वो लोकेट कर दी। समझ आया नहीं यार? समझ आया कि आपका जो डिटेक्टर था उसके जरिए से आपने क्या किया, देखिए अगर यहां से पानी आगे जा ही नहीं रहा तो जो आपके रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं वो भी आगे नहीं जाएंगे, तो रेडिएशन यहां तक तो पाइप से निकलेंगे, आगे जाके नहीं निकलेंगे। तो इस तरह आपने क्या करना, वहां से पाइप को ठीक कर देना। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसी तरह बेटा आपकी बॉडी में कहीं पे कैंसर है, आपको नहीं पता कहां पे है कैंसर, ठीक है। तो जो बंदा जो है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये आयोडीन 131 जो है, आप और से सुनना, आयोडीन 131 क्या किया जाता है, बंदे को इसकी सस्पेंशन पिला दी जाती है, उसके ब्लड में इंजेक्शन के जरिए से डाल दी जाती है। अब थायराइड ग्लैंड आपका यहाँ है, अब हमें नहीं पता कि थायराइड की कौन सी जगह जो है वो डैमेज है, वो जो है वो बीमार है, बात समझ ये नहीं आई। तो क्या किया जाता है, थायराइड ग्लैंड का वो हिस्सा जो बीमार होता है वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और जो सही होता है वो इतनी आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो फिर डिटेक्टर से पता लगाया जाता है कि जिस हिस्से में ज्यादा आयोडीन जमा हो जाएगी वहां से रेडिएशन भी निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी, और जिस हिस्से में आयोडीन कम होगी वहां से रेडिएशन भी निकलेगी। तो इस तरह बेटा जिस हिस्से से ज्यादा रेडिएशन निकल रही होती है, डिटेक्टर आपको बताता है कि यहाँ से रेडिएशन ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इस तरह आप कैंसर वाले हिस्से को भी आसानी से लोकेट, चीरने फाड़ने की जरूरत, आप लोकेट कर सकते हैं कि इस हिस्से में कैंसर है, बाकी सारा हिस्सा ठीक है, बाकी सारा हिस्सा ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? तो ट्रेसर कहते हैं खोजी को, ये आपको क्या करता है, ये वो मुकाम, वो जगह बताता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो किसी कैंसर ज़्यादा हिस्से को लोकेट करना हो, बात समझ आ रही नहीं आ रही, चाहे वो बॉडी के किसी ऐसे पार्ट को लोकेट करना हो जो बीमार हो, या आपने बाहर जैसे फुहारों में देखा कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे पानी लीक हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इन तमाम चीज़ों को बेटा लोकेट किसके, जो लोकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेसर। तो ट्रेसर एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लोकेशंस। समझ आ गया? खोजी की बात समझ आ गई नहीं आ गई? रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है एज ए ट्रेसर इन डायग्नोजिंग। एक होती है डायग्नोसिस और एक होती है ट्रीटमेंट। मेडिकल में दो टर्म्स यूज होंगी, एक है डायग्नोसिस, एक है क्या, डायग्नोसिस। बोलो ना भाई, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोस करना, डायग्नोसिस। तो इन डायग्नोजिंग, इन ठीक है। अब डायग्नोजिंग का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसमें तशखीस की जाएगी। तशख्खुस का मतलब खास कर देना, पता लगाना। इसमें बीमारी का पता लगाया था, बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। हकीम आपकी बीमारी की तशखीस करता है, फिर इलाज करता है। पहले ट्रीटमेंट नहीं होती, पहले डायग्नोसिस होती है,
तो डायग्नोजिंग एज ए ट्रेसर इन डायग्नोजिंग, इसको बतौर खोजी का के इस्तेमाल किया जाता है इन डायग्नोजिंग, मतलब पता लगाने में। थायराइड प्रॉब्लम, जो आपका ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, ग्लैंड, तो जो आपके जो ग्लैंड्स हैं इनकी प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स की तशखीस करने के लिए। अब बात समझ आ गई? ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज होता है, तशखीस और चीज है, इलाज और चीज है, समझो? फिर कौन सा सुन लो, आयोडीन 131 इज यूज्ड एज ए ट्रेसर इन डायग्नोजिंग द थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड का जो मसला, जो उसकी बीमारी है, उसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं। मसला नहीं होना चाहिए। सोडियम 24, समझ आ गया? अब ये सोडियम का वो आइसोटोप है जिसका मास नंबर कितना है? 24। ये मास नंबर है? अरे बिल्कुल सो रहे हैं। और अब मैं आगे जब पूछूंगा ना नीचे, तो फिर बेटा रोग। अब मैं पहले बता, क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोडियम 24 जो है इज यूज्ड टू ट्रेस। अब देखें, ये भी ट्रेस करने में इस्तेमाल होता है। बार लोग कहते हैं दिल के वॉल बंद हो गए, दिल की नालियां बंद हो गई। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं दिल की कौन सी नाली बंद हुई। तो जब, जैसे मैंने भी आपको पाइपलाइन में कहा कि जहां ब्लॉकेज होगी उससे आगे आपका ब्लड नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो पीछे से तो रेडिएशन आ रही होंगी, आगे से रेडिएशन नहीं मिलेंगी। तो डॉक्टर को पता चल जाएगा इस हिस्से में ब्लॉकेज है, डॉक्टर यहाँ से खोलेगा, उस ब्लॉकेज वाली चीज को रिमूव करेगा और वापस से जो खून है वो नाली में चलना शुरू कर देगा। नहीं समझे मेरी बात? तो जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोडियम 24 है, समझ आया? आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है ट्रेसर इन डायग्नोजिंग द थायराइड प्रॉब्लम। सोडियम 24 इज यूज्ड एज ए ट्रेसर, ये भी ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल। टू द फ्लो ऑफ ब्लड, खून के बहाव, खून के बहाव की खोज लगाने के लिए, उसका सुराग लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। कहता ना मैंने ढूंढ लिया, मैंने सुराग लगा लिया, मैंने पता लगा लिया। तो ये सुराग लगाने के लिए किसका? द फ्लो। फ्लो कहते हैं किसको? बहाव को। आप ब्लड, खून के, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक आपको इंग्लिश के वर्ड्स का तर्जुमा नहीं आता होगा आपको बात समझ नहीं आएगी, बाकी फिर आप रट्टा ही मारेंगे। तो क्या इंग्लिश प्रॉब्लम्स को भी दूर करें। तो सोडियम 24 इज यूज्ड टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड। एंड पहली बात तो खून के बहाव का सुराग लगाने के लिए। अब जब खून के बहाव का सुराग लगाएंगे तो उसके एंड डिटेक्ट पॉसिबल कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस, कॉन्स्ट्रिक्शंस। और ये ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब क्या? बंदिश या रुकावट, बंदिश या रुकावट। जो आपके ब्लड के फ्लो में रुकावट आ रही है, जो बंदिश आ रही है, जो रोक टोक आ रही है, उसका पता लगाने के लिए हम ब्लड के फ्लो को क्यों ट्रेस करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी ब्लड की वेसल्स के अंदर या जो आपकी ब्लड की नाली है उनके अंदर कहाँ पे ब्लॉकेज मौजूद है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस और कॉन्स्ट्रिक्शंस मौजूद है। नहीं मेरी बात में, कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस कहाँ पे मौजूद है? ठीक है जी, ठीक है। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, इन कहते हैं हमें द सर्कुलेटरी सिस्टम, निजामे दौरान खून। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या? खून के दौर करने का निजाम, सर्कुलेशन, खून के घूमने का निजाम। वो आपके जिस्म में मौजूद खून की नालियां, समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया? सिर्फ करना क्या, जो सोडियम 24 है उसको खून के अंदर लगा देना बस, तो वो घूमेगा पूरी बॉडी में। तो आपका डिटेक्टर आपको बताएगा कि हाँ जी जनाब यहाँ पे ब्लॉकेज। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया? मैं दोबारा बताता। एनी प्रॉब्लम? सो दो हो गए, आयोडीन 131, सोडियम 24। सोडियम 24 यूज होता है ट्रेसर फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, आयोडीन 131 यूज एज अ ट्रेसर फॉर द थायराइड प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? इज यूज्ड टू इमेज द ब्रेन। आपने कभी एमआरआई देखी है? तो बंदे को भेजते हैं स्ट्रेचर पे डाल के, एमआरआई करते हैं उसकी, ठीक है, उसके ब्रेन के इमेजेस बनते हैं। तो ये बेटा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसका इमेज बनाने के लिए, कि दिमाग के अगर किसी हिस्से में कोई इश्यू हो ना, तो उसका इमेज बना के पता कर लेता है किस हिस्से में इश्यू है, किस हिस्से में इश्यू है। बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? तो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक टेक्निक का नाम है, जिसे पूरे दिमाग की 3D इमेज बन जाती है।
और उससे आप अगर दिमाग में रसोली है उसका पता भी चल जाता है, मतलब जो भी मैलिग्नेंट टिश्यूज हैं उनका पता चल जाता है, ठीक है। सो आयोडीन 123 यूज्ड टू इमेज का मतलब था खाका बनाना, द ब्रेन, तो दिमाग की छवि बनाने के लिए, उसका खाका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया। आयोडीन 131 हो गया, सोडियम 24 हो गया, आयोडीन 123 भी हो गया। एक ब्रेन को इमेज कर रहा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कंस्ट्रिक्शंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस को ट्रेस कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, थायराइड प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहा है। कोबाल्ट 60, अब देखें आपने पता कर लिया कि जिस्म के फलां हिस्से पे कैंसर है। अब कैंसर के इलाज के दो तरीके हैं, या तो जिस्म का वो हिस्सा जहां पे कैंसर है उसको काट कर जिस्म से बाहर निकाल दिए उसको, तो बाकी जिस्म तो ठीक रहेगा ना। पहला तरीका कार तो ये। दूसरा क्या है कि अगर वो पार्ट जिस्म से अलग नहीं किया जा सकता तो आप क्या करें, उस पार्ट को जिस्म के अंदर ही किल कर दें, खत्म कर दें, जितना हिस्सा खराब हो चुका है उसको खत्म कर दें। कैसे? रेडिएशन से। रेडिएशन मारी जाती हैं, शुआएं मारी जाती हैं, पदार्थ ना शुआएं मारी जाती हैं और उनसे वो हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। रेडिएशन मार मार के वो जो टिश्यूज होते हैं जिस्म के अंदर जो खराब होते हैं उनको किल कर दिया जाता है, उनको मार कर जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। जो कैंसरस सेल्स होते हैं उन्हें डेड कर दिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? यही इलाज है। कोबाल्ट 60 ये ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इज कॉमनली यूज्ड, ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है टू इरेडिएट कैंसरस सेल्स। इरेडिएट का मतलब कहता है शुआएं मारकर, रेडिएशन का मतलब कहता है शुआएं, इरेडिएट का मतलब है शुआएं मारकर खत्म करना। तो इरेडिएट कैंसरस सेल्स, जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं ना उन पर शुआएं मारकर उनको खत्म करने में, इन होप आपके लिए इज यूज्ड टू इरेडिएट द कैंसरस सेल्स। ये इस्तेमाल होता है कैंसरस सेल्स पर शुआएं मारने में, इन होप का मतलब क्या है? उम्मीद में। इसमें हमारी उम्मीद होती है, इन होप के मकसद में या की गरज से, इन होप ऑफ की गरज से, किलिंग मारने की, या श्रिंकिंग या उसको सुकेड़ने की, छोटा करने की। द ट्यूमर्स का मतलब रसोलियां। जब कैंसर के सेल्स आपस में मिलते हैं, पहले एक होता है, फिर दो बनता है, फिर तीन बनता है, फिर चार बनते हैं, उससे टिश्यू बनता है। तो बेटा बहुत सारे जो कैंसरस सेल्स हैं उनके मिलने से जो आपकी बॉडी में टिश्यू अराइज होता है उसको कहते हैं ट्यूमर। एक सेल नहीं, a collection of cancerous cells is called a tumor। मेरी बात समझ आ रही है? ये ग्रुप ऑफ डिफेक्टिव सेल्स है जिनके अंदर डिफेक्ट आ चुका होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। उसको रसोली कहते हैं वो। ठीक है जी, समझ आ गया? तो कोबाल्ट 60 is commonly used to irradiate the cancerous cells in hope of killing or shrinking the tumors। ट्यूमर पे मारता है ताकि वो छोटा हो जाए या वो खत्म हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? नेक्स्ट बेटा, पहले का किया था आयोडीन 131, वो थायराइड प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर रहा था। सोडियम 24 जो था वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कंस्ट्रिक्शन और रिजेक्शंस को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उसके बाद ये आयोडीन 123 इमेज करता है ब्रेन को। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड टू इरेडिएट द कैंसरस सेल्स इन होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर। क्लियर हो गया? कार्बन 14, क्या कार्बन? अब बेटा फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी वालों को नहीं बैठा हुआ। फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये फर्स्ट चैप्टर में भी आप देखेंगे कि बेटा फोटोसिंथेसिस में जो आपके पौधे होते हैं ना अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मौजूदगी में मिलाते हैं। समझ आया? ये एच नेम में डाल रहा हूं, ये सनलाइट है, इसका मतलब क्या? सनलाइट और फोटोसिंथेसिस। याद आया? समझ आया? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कर लोगे? सनलाइट और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स क्या करते हैं? बात गौर से सुनना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, ये 6 कार्बन 6 वाटर से मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पैदा होंगे। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब साइंटिस्ट को ये पता नहीं था फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, ये ग्लूकोज कहां पे बनता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? क्लियर हुआ?
फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, ग्लूकोज कहाँ पे हमारा साइंटिस्ट को पता नहीं था, तो क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ट्रेसर यूज करेंगे। वो क्या करते हैं, ये कार्बन जो है इसका मास नंबर क्या होता है 12, कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना बेटा, इसके अंदर वो एक ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि क्या होता है, उसमें कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 क्या करता है, रेडिएशन खारिज करता है, समझ आया। तो जब आप यूरिया खाद, कौन सी खाद, NH2 ये पौधों को डालते हैं, क्या करते हैं, तो पौधे इस खाद को अपनी जड़ों के जरिए से क्या करेंगे, अपने तने में लेके जाएंगे। तो जैसे ही ये खाद ऊपर चढ़ती है तो जो कार्बन 14 होता है वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। ये ऊपर जा रहा है, रेडिएशन क्या कर रहा है, और आपका जो डिटेक्टर आपको बता रहा है कार्बन 14 अभी यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, पहुंचते पहुंचते आखिरकार वो कहाँ चली जाती है, पत्तों में। कहाँ चली जाती है, अब पत्तों में जाकर वो टिकी रहती है, समझ आया नहीं है। अब पत्तों से जब ये बाहर निकली तो ये किसकी फॉर्म में थी, C6H12। तो पता चला कि जो कार्बन पौधे बाहर से लेते हैं वो ग्लूकोज में कहां पे कन्वर्ट होती है, लीव्स के अंदर। समझ आया नहीं है, नहीं समझ आता, क्लियर हुआ। तो इसे एज ए ट्रेसर हमने इस्तेमाल किया। पढ़े जरा, कार्बन 14 इज यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। कि कार्बन का क्या रास्ता है, कार्बन किस रास्ते पे चलती है, कहां कहां से होती हुई ये ग्लूकोज में चेंज होती है, समझ आया नहीं है। तो कार्बन 14 इज यूज्ड टू ट्रेस द पाथ, हम इसको इस्तेमाल करते हैं सुराग लगाने के लिए उस रास्ते का, किसके, कार्बन के, इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया, आगे चलो। अभी तक कितने पढ़ चुके हो, आयोडीन 131, सोडियम 24, आयोडीन 123, आगे कोबाल्ट 60 और आप कार्बन 14 भी पढ़ लिया। अब बेटा देखिए टोटल कितने यूजेस हैं आपके आगे, बस। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये यहां तक ही याद करना है। कहां से शुरू हुआ, यहां से, यहां से शुरू हुआ, यहां से। स्ट्रक्चर तक असल पॉइंट आप नीचे नहीं, सिर्फ यहां से आगे उसकी एग्जांपल है, आगे उसकी एग्जांपल है। अब एग्जांपल क्या है जनाब, आयोडीन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब जरा बात को गौर से सुनना, मैं अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। CO2 में अब आपको क्या पता कि कार्बन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए हैं। कार्बन 2 बॉन्ड किससे बनाती है, ऑक्सीजन से, और 2 बॉन्ड किससे बनाती है, इधर ऑक्सीजन। ये है CO2 का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अब ये चीजें हमें कैसे पता चली कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आया नहीं यार। तो इसमें बेटे हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हमें कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए। जैसे सल्फर 35, सल्फर, ये इसका आइसोटोप का नाम है, हैज बीन यूज्ड, उसे इस्तेमाल किया जा चुका है, इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, यूज्ड इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है मालूम करना, साफ मालूम करने में इस्तेमाल हो चुका। आप द थायोसल्फेट, क्या नाम है, थायोसल्फेट, इसका फार्मूला ये होता है H2O3 बैलेंसिस की -2, इसे कहते हैं थायोसल्फेट, समझ आया। तो ये थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने में, मालूम करने में इस्तेमाल हो चुका है। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपने दी कि सल्फर 35 हैज बीन यूज्ड, इस्तेमाल हो चुका इन द स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ थायोसल्फेट, दैट इज H2O3 -2।
आइन। क्लियर हो गया? तो जनाब अभी तक कितने यूजेस पढ़ चुके हैं आप? पक्का? ले जी सातवां पढ़ लें। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा मैं भी आपको एक बात बता दूं, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ, गौर से सुनना, सुनोगे? मैंने केमिकल रिएक्शन कराया किसका? मेटल का, सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पता चला कि सोडियम ने किसको पकड़ा जाके? क्लोरीन, और क्या बन गया? और 7 हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अब 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे तो 2 सोडियम आएंगे। हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता ना, इसलिए H2 लिखा। तो 2 खाने के नमक के मत। अब आपको कैसे पता चला कि सोडियम क्लोरीन से मिला और हाइड्रोजन बाहर निकली है? ठीक है ना? तो बेटा ये जो मैकेनिज्म है कि मुझे पता चला ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये जो आपके क्या होगा केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, किन स्टेप्स को फॉलो किया केमिकल रिएक्शन ने अगर होने में, इसे कहते हैं मैकेनिज्म। कि हाउ द केमिकल रिएक्शन अंडरगोस, कौन से स्टेप से गुजरकर आपको आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ आया नहीं यार? जो लायहा अमल है आपके केमिकल रिएक्शन के रूनुमा होने का, उसका मुतालिया करने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड। बेटा ये इस्तेमाल होते हैं टू स्टडी, मुतालिया करने के लिए द मैकेनिज्म, ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुलात का जो मैकेनिज्म है उसका मुतालिया करने के लिए हम लोग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डेट द रॉक्स। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, एहराम मिस्र का किस किसने नाम सुना हुआ? एहराम मिस्र, चले फिरौन की लाश का तो सुना हुआ ना? ये नहीं सुना? सुना हुआ। और जमीन की उम्र का तो सुना हुआ ना, जमीन की इतनी एज है, सुना हुआ नहीं सुना हुआ? अच्छा बेटा जी, साइंसदानों को कैसे पता चला जमीन की एज इतनी है? या साइंसदान आपको ये बता एहराम मिस्र की उम्र इतनी है, अच्छा उनको कैसे पता चल गया? या बाव का जो साइंसदान है वो जमीन से किसी की लाश निकले तो कहते हैं इसकी एज इतनी है, इतने साल पहले ये मरा था। बात समझ आ रही नहीं? फिरौन की लाश की उम्र उन्हें कैसे पता चल गई कि फिरौन इतने साल पहले मरा था और ये फिरौन ही है? कोई बात समझ आ रही है? तो बेटा जी इस प्रोसेस को कहते हैं डेटिंग। क्या करना? चट्टानों की, मुर्दा इजाम की, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? फोसिल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, जो जानदारों की बाकियात है, उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। उनकी एक बात मेरी अपने कान खोल के सुन लो, गौर से सुनना मेरी बात। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उन तमाम में कार्बन अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है। हमारी बॉडी में याद रखना, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में टोटल जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं वो 5 किस्म के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। 5 बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं मैंने, हर जानदार इनसे मिलकर बना। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में। दूसरा लिपिड्स, तीसरा प्रोटीन्स और चौथा न्यूक्लिक एसिड्स। 4 ये हो गए, इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आपकी बॉडी को बनाने में ये 4 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। पहला कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपकी बॉडी का फ्यूल है, आपकी बॉडी का फ्यूल है। आप हर रोज रोटी खाते हैं ना, ये रोटी जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। आप सुबह खाते हैं, शाम को फिर खाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी का फ्यूल है। जैसे आप गाड़ी में फ्यूल डालते हैं पेट्रोल, गाड़ी चलती है फिर पेट्रोल डालते हैं, फिर चलती है फिर पेट्रोल। ये जो आप रोटी खाते हैं ना, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, और ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, आपकी बॉडी का फ्यूल है। आपकी बॉडी ग्लूकोज को साड़ती है और उससे इसको एनर्जी मिलती है और आप अपने काम करते हो। आप भी एक गाड़ी हो अलग अलग, आपका फ्यूल क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आप समझ आ गए? तो आपकी बॉडी का फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। एनी कंफ्यूजन? उसके बाद बेटा आ गई प्रोटीन्स। इससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर मटेरियल है। आपकी बॉडी की जो शेप है ना, आपकी बॉडी की जो डिजाइन है ना, बॉडी की डिजाइनिंग में प्रोटीन्स यूज होते हैं। स्ट्रक्चर मटेरियल है। आप समझ आ गए? हाँ, बड़े गौर से सुन रहे हैं। प्रोटीन से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बने। चलें जी, अब तीसरी बात है लिपिड्स।
आप घी खाते हैं? घी, मक्खन, डालडा, ये और वो खाते हो ना? आपके जितने भी फैट्स हैं, जिसमें आपका घी शामिल है, आपकी चर्बी, आपके एडिपोज टिश्यू, जो भी, ये सारा का सारा बेटा इन्हें ये आपके लिपिड्स हैं। आप ऑयल्स खाते हैं, ये भी आपके लिपिड्स हैं। ये भी आपकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, ये भी आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं, फ्यूल से, और बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। क्लियर हो गया? आखिर पे बात आती है किसकी? न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स बेटे ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब मैं बड़ी मजे की बात अब यहाँ पे करूंगा, और आप जो है वो शायद आपको मेरी बात अजीबोगरीब भी लगे। उरूसा की शक्ल इसके अबू से मिलती है ना, या नहीं मिलती? वाह, कभी आपने ये देखा कि हाथी का बच्चा इंसान पैदा हो गया? या आम के दरख्त पे अंगूर लग गए? नहीं। बातों को सुने, बातों को समझें। न्यूक्लिक एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेके बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसके पेरेंट्स ऐसे तो बच्चे भी ऐसे होंगे। न्यूक्लिक एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेके उनके बच्चे भी उन जैसे बनाते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, आम के बच्चे आम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आम के जो सेल्स है ना, उनके अंदर ये मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद हैं, और उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये फल जो है ये आम का फल है, और आगे जो इसका बच्चा बनेगा वो भी आम ही होगा, वो बकरी नहीं होगा। समझने की बात नहीं है, समझने की बात कि आपके बच्चे आप जैसे होने चाहिए। तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल आप जैसे होने चाहिए? इंफॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है? तो वो मॉलिक्यूल जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके आगे मुंतकिल करते हैं, उनका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। इनकी दो किस्में हैं, एक होते हैं डीएनए, एक को हम कहते हैं आरएनए। एक होते हैं, जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और दूसरे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और दूसरा मजदूरी करता है, उन इंफॉर्मेशन को डीकोड करके आपकी शक्लें बनाएगा। आप बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये चार किस्म के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में, जी जनाब जी, ये चार किस्म के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जरा बात, ये आपके जो चार मैंने बायोपॉलीमर्स आपको बताया ना, इनके अंदर जो बैकबोन है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, मॉलिक्यूल्स की रीढ़, वो कार्बन की बनी होती है। सारे कार्बन के एटम मिले होते हैं। आप बताएं आपकी बॉडी में कितनी कार्बन मौजूद होगी? बहुत सारी कार्बन है ना, और उसमें कार्बन 14 भी मौजूद होगी। अब जब आप रोटी खाते हैं ना, तो उसके जरिए से भी कार्बन बॉडी में जा रही है। तो जो जिंदा इंसान होते हैं ना, उनकी बॉडी में हर रोज कार्बन 14 की मिकदार बढ़ती रहती है, ठीक है? लेकिन जैसे वो मर जाता है तो कार्बन 14 की मिकदार अब बढ़ती नहीं है, अब वो खत्म नहीं होती। नहीं, सुन लो ना बेटा, वो आस्ता आस्ता क्या होती है? ट्रांसम्यूट होती है, कार्बन 14 से कार्बन 12 में आस्ता आस्ता कम होती है। अब मेरी बात समझ आ रही नहीं? अब कार्बन आज के मेरे जिस्म में कितनी कार्बन 14 है इसका पता लगाया जाएगा, और जो बंदा मरा हुआ है उसके जिस्म में कितनी कार्बन 14 है उसका पता लगाया जाएगा। और इस डिफरेंस से हम लोग क्या पता कर लेंगे कि उस इंसान को मरे हुए कितने साल। अब बात समझ आ रही? उसकी बॉडी में जितनी कार्बन 14 कम हो चुकी होगी मेरे लिहाज से, और मेरी बॉडी में कितनी ज्यादा होगी, उस डिफरेंस से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं कि वो बॉडी कितने साल पहले मर चुकी है, उसकी कितनी उम्र हो चुकी है। अभी भी बात समझ में? ये काम है डेट, इस प्रोसेस को कहते हैं डेटिंग। डिटेल समझ आ गई? पहले बॉडी का स्ट्रक्चर समझ आएगा, आपकी बॉडी में है क्या। नाम याद रखोगे? क्या नाम थे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये चारों की बैकबोन कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। समझ आ गया नहीं आ गया? चले मैं फिर आ गया आपको। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डेट, रेडियोएक्टिव जो आइसोटोप्स हैं आर यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं टू डेट, उम्र का पता लगाने के लिए, रॉक्स, चट्टानों, सॉइल, जमीन, मिट्टी की। आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, आप कभी जाए ना वो आसारे कदीमा, क्या कहते हैं उसको, म्यूजियम, क्या कहते हैं म्यूजियम को उर्दू में क्या कहते हैं? अजायब घर। तो वहां कहते हैं ये बड़े पुराने जो जिसे कहते हैं ना वो वक्त की एक चीज पड़ी हुई है, ये उस वक्त का हाथी है, ये डायनासोर पहले होते थे, पुरानी चीजें पड़ी हुई।
तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो आपके कदीम इज्साम है, पुराने किस्म के इज्साम, ठीक है। एंड ममीज, और किसकी ममीज, ममीज क्या, इंसान का जब जिस्म मर जाता है और उसके ऊपर पट्टियां शटियां लपेट के उसको महफूज नहीं करते, तो ममीज की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये आपके 8 जो है वो यूजेस हैं। अब मेरे ख्याल में ये 8 के 8 यूजेस आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। यार क्लियर हुआ जी जनाब, सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर अब इंशाल्लाह डेटिंग की डेफिनेशन करेंगे और डेटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने देखनी है। बस ये लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, बस ये हमारा टॉपिक रह गया और फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर हो गया? इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे। फी मानिल्लाह। पाकिस्तान